चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इस चैप्टर को भी मैं 2 हिस्सों में फिनिश करूँगी क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा चैप्टर है। और इस चैप्टर में मैंने आज के वीडियो में मैं यहाँ तक फजल अली कमीशन तक मैं ख़त्म करने वाली हूँ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मैं सब कुछ ख़त्म करूँगी आज वाले चैप्टर में। और जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले चैप्टर में मैं कह रही थी कि भाई उसको आप बड़ी ही सरसरी निगाहों से देखिएगा। अगर आप एमसीक्यू से रिलेटेड स्पेशली अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाला उतना नहीं है। मतलब एमसीक्यू के नाते बहुत छोटा सा चैप्टर, ज़्यादातर चीज़ें जो थी बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। अब ये वाला जो चैप्टर है वो एक एमसीक्यू मेकर के लिए तो एक गोल्ड माइन है। इसमें इतने एमसीक्यू भरे पड़े हैं कि बस पूछे मत। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सबसे पहले देखो जो मैंने सबसे पहले जब शुरुआत वाले चैप्टर हुए तभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 1 to 4 जो होता है, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया गया है कि आखिर हमारा भारत है क्या, मतलब भारत की बाउंड्री क्या है, भारत कहाँ पे कितनी बाउंड्री में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये भारत है। अब भारत है तो उसका क्या यूनियन है, क्या उसकी टेरिटरी है, ये सब कुछ हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 1 to 4, जिसके पार्ट 1 में होता है कि यूनियन एंड इट टेरिटरीज। तो भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जो है सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया और भारत 2 तरह के नाम दिए हुए हैं हमारे देश को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है। अब देखो यूनियन का क्या मतलब है। यूनियन का मतलब यह है कि हमारा देश जो है वो स्टेट्स का अग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स तो हैं और वो एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी अग्रीमेंट पे हैं कि भैया जब चाहें तब छोड़ के चले जाएं या तोड़ दें अग्रीमेंट कि अगर हमारा ये नहीं हुआ तो हम जो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन में सबकी ऑटोनोमस पावर जो होती है वो मतलब सबसे सुरक्षित होती है ना। फेडरेशन जो है फेडरेशन में एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स होता है, सारे एग्रीमेंट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, समझौता होता है कि भैया हाँ ठीक है हम तुमसे कोऑपरेट करेंगे, हम तुमसे नहीं कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फेडरेशन। तो कंट्री इज यूनाइटेड ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले इसलिए कंट्री यूनाइटेड है, वरना वो अपने आप भी चल रहे हैं। अब ऐसा हमारे देश में भी है, हमारे देश में भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमारे देश में जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, सुपीरियर है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी टेरिटरी ऑफ स्टेट की। जो टेरिटरी आर्टिकल 1 में डिफाइन की गई, तो वो क्या है, उसमें क्या है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, नंबर 2 आ जाती है यूनियन टेरिटरी और नंबर 3 आ जाती है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ऐसी टेरिटरी जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी समय एक्वायर कर सकती है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये मिल के बनाती है टेरिटरी, और इसको बताया गया, डिफाइन किया गया आर्टिकल 1 में। तो उसका जो पहला शेड्यूल है उसके हिसाब से हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और स्पेशल प्रोविज़न जो है, स्पेशल प्रोविज़न पार्ट 21 के अंडर में इतने सारे देखो जो मैंने स्टेट्स लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन सबको जो है जनरल प्रोविज़न जो दिए हुए हैं स्टेट्स के, वो उनसे थोड़ा सा इनको ओवरराइड करने की थोड़ी सी पावर मिली हुई है। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाले जो स्टेट्स हैं उनको जो है जनरल जो क्लॉजेज होते हैं, प्रोविज़न होते हैं एक स्टेट बनने के, उनको थोड़ा सा ओवरराइड करने की पावर मिली हुई है। ठीक है, फिर आते हैं हम 5th और 6th शेड्यूल पे। जैसे हमारा पहला शेड्यूल था वो बता रहा था कि 28 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 5th और 6th शेड्यूल पे। वो क्या कहता है, सेपरेट प्रोविज़न फॉर
शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए सेपरेट प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा ट्राइबल एरियाज होते हैं वो भी बहुत ही प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया पे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, मतलब अब सारी चीज़ें मिला लो, वही जो हमने तीन ये जो ऊपर ये पॉइंट बोले थे वही तीन चीज़ें मिला के हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बना लेंगे। कौन सा हो जाएगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी क्या बन गई, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो इसमें स्टेट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करते हैं, ना, कुछ काम स्टेट करती है, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है, मतलब दो टेरिटरी के बीच में अगर यूनियन बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी, और जो एक्वायर्ड टेरिटरी होती हैं ये सब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। अब हम आ जाते हैं कि इंडिया जो स्टेट्स को एक्वायर कैसे करता है ना। इंडिया स्टेट्स को कैसे एक्वायर करता है, इंडिया स्टेट्स को एक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उसका सिसेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि उसकी जो है उस देश की या उस जगह की उस जगह का जो भी मालिक होगा वहाँ से ट्रीटी होगी या परचेज होगी या गिफ्ट होगा, किसी दूसरी कंट्री ने हमें किस वजह से हम उस स्टेट को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भाई, दूसरी कंट्री से ट्रीटी हो सकती है, परचेज हो सकती है, गिफ्ट हो सकता है, लीज हो सकती है, प्लेबिसिट हो सकता है। ये सब चीज़ें हम करते हैं सेसेशन के बाद, ठीक है। फिर हम आ गए ऑक्यूपेशन। ये भी हम देखते हैं कि भैया कोई वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड रूलर है या नहीं है। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड रूलर होता है। अब रूलर है तो वो आपको अगर किसी रीज़न की वजह से दे रहा है तो भाई अलग बात है, और नहीं दे रहा है, आप एक्वायर कर रहे हो, और या फिर वहाँ पे जो है तीसरी चीज़ें हो सकती है कि वहाँ कोई रिकॉग्नाइज्ड रूलर है ही नहीं, है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया ऑक्यूपेशन का। तीसरा हो गया तुम्हारा कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन। आपने उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया, मतलब आपने उस दूसरी कंट्री से उसको ले लिया, वो हो गया कॉन्क्वेस्ट करना, ठीक है। फिर हम आ गया इंडिया एंड एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी। अब इंडिया ने कौन कौन सी फॉरेन टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट किया, कौन सी टेरिटरी को लिया है, क्या है, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। ये 5 चीज़ें जो हैं उसे इंडिया ने क्या किया, एक्वायर किया है। अब देखो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 1 का हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 2 पे। अब आर्टिकल 2 क्या होता है, आर्टिकल 2 देखो हमारे कंट्री से बाहर वाली लैंड को कैसे हम एक्वायर करते हैं, कैसे उसे अपना स्टेट बनाते हैं, उसके बारे में कहता है, ठीक है। आर्टिकल 2 इज़ फॉर आउटसाइड, ठीक है। तो अब क्या उसमें दिया हुआ है, एक तो पहली चीज़ दी हुई है कि पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें आर्टिकल 2 में बताया कि आप कैसे नया स्टेट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू, एडमिट कर रहे हैं मतलब वो पहले से जो है कहीं जगह पे थी, कहीं स्टेट था, बस हमने उसको एडमिट कर लिया, अपने अंदर ले लिया। और एस्टैब्लिश करने का क्या मतलब है, हम बना रहे हैं शुरुआत से। मान लो कोई आइलैंड है, इंडिया के बाहर है, मतलब इंडिया के जो अभी एरिया जो है वहाँ से कोई नया आइलैंड कोई दिख रहा है हमको, या कोई हमने ले लिया, तो उसको हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना शुरुआत से। वो किसी के अंडर नहीं था, कुछ नहीं था, हमने नया से एस्टैब्लिश किया, तो वो क्या हो गया, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट। तो पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट एंड पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। लेकिन दोनों चीज़ें कहाँ की हैं, भारत से बाहर की, भारत का जो डिफाइंड एरिया है उससे बाहर की, आउटसाइड, ठीक है। ये हो गई आर्टिकल 2 की पावर। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 3 की पावर। क्या है, आर्टिकल 3 की पावर है कि हम स्टेट बना सकते हैं या स्टेट की जगह बदल सकते हैं, लेकिन इनसाइड इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंडर, उसके अंदरूनी हिस्से में जो भी जो है स्टेट्स हैं उनको हम बदल सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, वो सब, ठीक है।
अब हमारी सेकेंड हेडिंग आती है कि पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अब देखो हम आर्टिकल 3 के बारे में और भी ज़्यादा बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 3 कहता है कि आप अपने देश के अंदर कोई भी स्टेट को आप बना सकते हैं या बदल सकते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि आप कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे? टेरिटरी को सेपरेट करके, है ना। मान लो 2 जगहें थी, उनको आपने हटा के ये टेरिटरी इधर करो, ये इधर, एक तीसरी जगह और बना दी। ठीक। इंक्रीज द एरिया, एक कोई जगह थी उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, किसी का एरिया डिक्रीज कर दिया, बाउंड्री को ऑल्टर कर दिया, वहाँ का स्टेट की जो बाउंड्री थी उसको ऑल्टर कर दिया। और 5वां क्या, उस स्टेट का नेम चेंज कर दिया। 5वां है स्टेट का नेम चेंज कर दिया। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे, टू इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 3 जो है अगर हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे पहले क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंडेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि प्रेसिडेंट खुद जो है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास जो है पूछता है, रेफर करता है कि सुनो भैया तुम ये करना चाहोगे, मतलब उसकी राय लेता है, उसकी एडवाइस लेता है। लेकिन देखो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ये सब कुछ प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ का नाम वगैरह भी आप नहीं चेंज कर सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जो है, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है ना अमेरिका की। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की नाम, बाउंड्री ये सब चेंज नहीं कर सकती, वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमारे देश का जो आर्टिकल 3 है वो क्या पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट की उसको बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 4 पे। ये तो थी आर्टिकल 3 की बात। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये जो है, ये भी जो आप कुछ करोगे ना, कि आपने स्टेट बनाया या इस्टेब्लिश किया या फॉर्मेशन किया, ये सब क्या आ गया, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की तो बातें हैं। ये एडमिट करना, एस्टेब्लिश करना, फॉर्मेशन करना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की जो बातें हैं, इसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी नया स्टेट जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आपका सिंपल सा मेजॉरिटी हुआ आपका जो है पार्लियामेंट में और नेम चेंज हो गया। तो भैया 1960 की बात थी। हमारे जो है प्रेसिडेंट जो उस टाइम के थे उन्होंने बोला कि अच्छा आपने एडमिट करने की बात तो कह दी, लेकिन क्या कोई जो है स्टेट अपने आप को विड्रॉ भी कर सकता है? ये भी कह सकता है कि भैया हमको मतलब हटाना है, मतलब हम अब इस देश का हिस्सा नहीं रहेंगे, ऐसा करने की पावर है क्या? या जो है कोई जो हमें ऐसे तोड़ने की पावर है क्या अंडर आर्टिकल 3? देखो आर्टिकल 3 तो कहता है कि इनसाइड फॉर्मेशन या चेंजेस, तो ये भी तो एक चेंज हुआ कि जो है आपने सेसीड कर दिया, विड्रॉ कर दिया जो है देश से। और ये कब हुआ था? बैरोबरी यूनियन वेस्ट बंगाल का डिसीजन जब हुआ था। बैरोबरी यूनियन जो है ईस्ट पाकिस्तान का जब बनना था, वेस्ट बंगाल का और ये सब का, तो उस केस के दौरान ये पूछा गया था। तो एससी ने जो है पहले तो आंसर नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ भाई कर सकते हैं। ये भी बात सही है ना, ये भी तो इंक्लूड होना चाहिए कि आप जो है मतलब अगर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो कोई चीज़ भैया सब्सट्रैक्ट भी करने वाली बात भी रखिए आप कि कोई विड्रॉ कर सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कि कोई जो है आप फॉरेन कंट्री का जो है सेसीड भी कर सकती है, कोई हमारी स्टेट की फॉरेन कंट्री को चली गई। और ये किसके अंडर उन्होंने लाए? फिर उन्होंने लाए वो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के अंदर। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1960 का, तो उसने यही वाली पावर इस्तेमाल करी और उसने बैरोबरी यूनियन जो था उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया। तो 1969 में एससी ने बोला कि जो है सेटलमेंट ऑफ अ टेरिटरी जो है, कोई अगर देश की है या कहीं किसी दूसरे देश की है, हमारे देश और किसी दूसरे देश के बीच में अगर सेटलमेंट हो रहा है किसी टेरिटरी का, तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, है ना। मतलब प्रेसिडेंट द्वारा लिया गया एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा। इसमें ये सब अमेंडमेंट वगैरह का चक्कर नहीं होगा कि आप भैया से पता चला बार बार अमेंडमेंट ही कर रहे हैं, बार बार अमेंडमेंट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ तो उसकी कहानी क्या हुई फिर, चलिए पढ़ते हैं। देखो
शुरुआत से हम बता दे रहे हैं कि क्या हुआ था कि इंडिया और बांग्लादेश की देखो जो लैंड बाउंड्री है वो है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आया रेडक्लिफ अवार्ड 1947। इसने डिटरमाइन किया कि भैया इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की क्या बाउंड्री होगी, ठीक है। तो 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड में उन्होंने ये डिटरमाइन करना शुरू किया कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान चाहे कौन सा होगी जगह, बांग्लादेश, ठीक है, कि वहां पे क्या होगा। तो अब उसके बाद भैया बहुत सारी उनकी वो हुई, डिस्प्यूट हो गई, होनी ही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आया बैग अवार्ड 1950, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो है 1950 में उन्होंने फिर से एक नया लाया बैग अवार्ड। उन्होंने बोला भैया इसको डिस्प्यूट जो है उनको सेटल करो। फिर थोड़ी देर फिर उसके 8 साल बाद नेहरू नून एग्रीमेंट था, उसने भी डिस्प्यूट सेटल करने की कोशिश करी। फाइनली जाके बराबरी यूनियन डिवीजन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हो गया पूरा ढंग से, तो फिर 9th अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो है भैया मई 16 1974 इतना सब कुछ होने के बाद 9th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आया, तो लेकिन वो नोटिफाई नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लिटिगेशन चली, तो इसलिए नोटिफाई नहीं हो पाया। तो फिर मई 16 1974 उसके भी इतने सालों बाद फाइनली एग्रीमेंट हुआ कि भैया इंडिया बांग्लादेश की हमारी डिमार्केशन होगी, हमारी जो लैंड बाउंड्री है उसकी, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट को कंसेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया उस टाइम तक तो यही था कि कोई भी आप करोगे तो फिर कुछ भी आप चेंजेस करोगे तो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। बाद में तो ये बनाया है कि जय भैया अभी ये सब बार बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे, एक बार में आप एग्जीक्यूटिव एक्शन रखिए जैसे हमने पिछले पढ़ा था। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने बोला एग्रीमेंट तो हो गई, लेकिन क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ तो अभी रेटिफाई नहीं हुआ। रेटिफाई मतलब कंसेंट करना, मतलब अपनी हामी भरना कि हाँ ठीक है। तो पोटेंशियल जो है उसके बाद फिर से प्रोटोकॉल निकला। कितने सालों बाद, देखो सितंबर 6 2011, इतने सालों बाद जाके फाइनली इन्होंने बोला कि ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का हुआ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के सपोर्ट से। और उसके बाद भी जब 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, फिर जाके इनका फाइनल रिजल्ट निकला कि क्या हुआ। देखो इंडिया ने बांग्लादेश को कितने एंक्लेव दिए, 111। अब एंक्लेव का क्या मतलब है, देखो इधर मैंने देखो एक डायग्राम बनाया है। अगर कोई टेरिटरी के बीच में कोई दूसरी ऐसी मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट कम्युनिटी रह रही है ना, जो आपस में मतलब इनका और इनका कोई मेल सा नहीं बैठ रहा है, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट कम्युनिटी रह रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीच वाले को बोलेंगे इंक्लेव, ठीक है। तो इस तरीके से 111 इंक्लेव जो थे वो इंडिया ने किसको दे दिए, बांग्लादेश को। जो उनकी टेरिटरी के बीच बीच में जो फंसे हुए इंडियन इंक्लेव होंगे, बांग्लादेशी इंक्लेव होंगे या इंडियन इंक्लेव होंगे, तो उन्होंने किसको दे दिए, बांग्लादेश को दे दिए कि ये आपका है। और बांग्लादेश ने इंडिया को कितने दे दिए, 51 इंक्लेव। उसके अलावा क्या हुआ, एडवर्स पोजेशन जो था उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, जो भी पोजेशन किया गया था उसका भी, मतलब जो ली गई थी ज़मीन उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके अलावा 6.1 किलोमीटर अंडररेटेड बॉर्डर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच जो थी, 6.1 किलोमीटर की अनडिमार्केटेड, मतलब जिसका लाइनिंग अभी हुई नहीं थी, इसका डिवीजन हुआ नहीं था, ऐसे अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच जो है 6.1 किलोमीटर की छूट गई, है ना। और उसके अलावा बाकी सब कुछ बट गया। और फाइनली ये सब कुछ कैसे हो पाया, फर्स्ट शेड्यूल अमेंडमेंट से, विच इज़ द टेरिटरीज ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। इन सब के सपोर्ट से, इन सब की जो है हामी भर के ये काम हुआ। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब कैसे उन्होंने इंटीग्रेशन किया प्रिंसली स्टेट का, देखो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था ना, तो हमारे पास 2 तरह की जगह थी। देखो एक तो ब्रिटिश प्रोविंस था जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, और कुछ जो राजा महाराजा जहाँ पे रहते थे, थोड़ा बहुत जो उनको एरिया दिया था, उसे बोलते थे प्रिंसली स्टेट,
जहाँ पे प्रिंस मतलब नेटिव प्रिंस, हमारे भारत के प्रिंस रहते थे। तो प्रिंस मतलब राजा महाराजा जो भी थे उस टाइम के, वो रहते थे। तो एक हो गया ब्रिटिश प्रोविंस जो डायरेक्टली ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अंडर था, और एक जो था प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, तो इंडिया पाकिस्तान, देखो एक तो आया इंडिया पाकिस्तान का तो क्लियर था, और एक क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो किसी राजा महाराजा के अंडर थे, जो किसी मतलब अंडर थे किसी प्रिंस के, तो उनको चॉइस दे दी कि भैया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते तो इंडिया को करिए, आपका मन करे तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, और आपका मन करे तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने फाइनली उनका रिजल्ट निकल के आया कि 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 549 लोगों ने जो है ज्वाइन कर लिया इंडिया को, और 3 रह गए इंडिपेंडेंट, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन बाद में इन सबको भी एक्वायर कर दिया गया। हैदराबाद को एक्वायर किया गया बाय पुलिस एक्शन की वजह से, जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम हमने पहले पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, जब सारी जनता वोटिंग करती है। और कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कैसे हुआ था, जो है मतलब असेशन का मतलब क्या है, मतलब आपने कोई जो वहाँ का यहाँ के जो रूलर हैं उन्होंने भाई कह दिया कि भैया कश्मीर जो है हम इसको एक्वायर कर रहे हैं। खैर वो पूरी तरह से तो एक्वायर नहीं हो पाया, उसमें बहुत डिस्प्यूट रही, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी फिर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 4 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्ट A B C D। ओके, तो पार्ट ए में है, पार्ट ए में देखो 9 गवर्नर्स प्रोविंस आते हैं। ठीक है, जो गवर्नर के अंडर जो प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया में, वो आ गए तुम्हारे पार्ट ए में। फिर पार्ट बी होता है 9 प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो किस में आ गए, पार्ट बी में। फिर पार्ट सी किसके अंडर है, जो भी चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे। आपको याद होगा ब्रिटिश इंडिया में चीफ कमिश्नर होता था, है ना, तो उसके जो प्रोविंस थे वो आ गए पार्ट सी में। और पार्ट डी उन्होंने एक सॉलिटरी टेरिटरी रखी है, अंडमान एंड निकोबार को, समझ गए। तो इस तरह से उन्होंने 4 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन रखा 1950 में। तो हम आ जाते हैं धर कमीशन और जेबीपी कमेटी में। तो क्या हुआ कि देखो, जब भाई हमारा वो आया कि भैया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, सब कुछ आया, तो हमारे जो जितने भी स्टेट्स थे ना, वो बड़े केओटिक तरीके से, मतलब जो है बस एक यूनियन बन गया था, लेकिन कहीं डिफाइन नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। तो सबने बोला कि एक काम कीजिए, जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, बोली के बेसिस पे आप जो है स्टेट को डिवाइड कर दीजिए। जितने भी स्टेट्स हैं उनको बोली के बेसिस पे, जहाँ पे जो बोली जाती है उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा भैया ठीक है, उन्होंने सबकी बात मानी। उन्होंने बोला कि जून 1948 में उन्होंने लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन रख दिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। तो ये क्या था, ये मतलब उन्होंने भैया अपना जो है इस बारे में रिसर्च करनी शुरू करी, और फिर उन्होंने क्या रिकमेंड किया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान दीजिए, और ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस को नहीं बनाइए। आप ये मत सोचिए कि आपको लैंग्वेज वैंग्वेज देखनी है, आप ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हमारी जो है मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा, वो ठीक तरीके से चले, वो आसानी से चले, उस हिसाब से सोच के आप ये बनाइए, क्या बोलते हैं, आप जो है स्टेट्स बनाइए। तो लेकिन भाई जैसे उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसका बड़ा ऑपोजिशन हो गया। जब ऑपोजिशन हो गया तो एक बार फिर से कमेटी बिठाई गई। इस बार फिर से जो कमेटी बिठाई गई, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन कमेटी बिठाई गई 1948 में, है ना, वो उसी साल। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारामैया। ठीक है, तो इन सबके तीनों के नाम जो शॉर्ट फॉर्म था वो हो गया JVP। तो उन्होंने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट फिर अगले साल अप्रैल 1949 में। तो लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर से लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, जो लैंग्वेज के बेसिस पे हम नहीं डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि फिर इतना ज़्यादा ऑपोजिशन हो गया कि ये जो थी, ये देखिए इनका नाम था
पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। इन्होंने ये 56 डे के हंगर स्ट्राइक पे चली गई। इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही डिवीजन होना चाहिए। तो इसके चक्कर में फिर उन्होंने मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या बोला जा रहा है, तेलुगु बोली जा रही है। तो उन्होंने मद्रास स्टेट से डिवाइड कर दिया। फिर अब क्या हुआ आगे जो है, फिर और भी जो है, जब उन्होंने बोला कि जब इनका जब आपने अलग किया तो हमारा क्यों नहीं, तो बाकी लोग भी डिमांड करने लग गए कि जब इनका आपने अलग किया लैंग्वेज के बेसिस पे, तो हमारी भी ऐसे ही लैंग्वेज के बेसिस पे डिफाइन कीजिए। तो फिर हम फजल अली कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया अब जब ये सब हो गया तो दिसंबर में 1953 के दिसंबर में फिर से कमेटी बिठाई गई। उसको बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। 3 मेंबर की कमेटी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इसका क्या था, फजल अली, KM पानिकर और HN कुजहुर, ठीक है। ये जो 3 जो मेंबर्स थे, उन्होंने उनको दे दी कमेटी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम हार्ड एंड फास्ट मत करिएगा। ये कोई रूल नहीं है कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाली चीज़, क्योंकि ये तो फिर डिवीजन हो जाएगा ना, हमारी कंट्री में डिविसिव नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा जो है ऐसा नहीं हो जाएगा कि लोगों के अंदर फिर वो आ जाएगा, भैया हम तो ये वाली भाषा बोलते हैं, तुम तो वो वाली भाषा बोलते हो, तो हम एक साथ नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि ये 1 लैंग्वेज 1 स्टेट पॉलिसी और ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब और ये भी नहीं होगा कि जो है, मान लो सोचो कि जो है, मान लो आज के ज़माने में जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी एक्सेंटेड हिंदी, थोड़ा सा हिंदी का ही चेहरा बदल के अब थोड़ा सा इधर उधर का अगर आप ले लीजिए, तो ऐसे तो फिर सारे स्टेट्स जो है एक साथ घुल मिल जाएंगे। ये भी तो नहीं होगा ना। तो 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी नहीं होगी, लेकिन हाँ ठीक है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद फिर मतलब उन्होंने बोला कि यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उस बेसिस पर जो उन्होंने प्रोविज़न रखा वो ये रखा कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिसिटी, मतलब लिंग्विस्टिक और कल्चरल जो है, मतलब सबका बराबर रहे, सबका अच्छे से डिवीज़न हो, जो है इक्वल डिवीज़न हो बराबरी से, ठीक है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब उन्होंने जब ये सजेस्ट किया तो उन्होंने ये जब 4 चीज़ें सजेस्ट करी, तो उन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट करी। उन्होंने कहा जो पिछली वाली जो ये था ना कि ये पार्ट ABCD जो कर रखा था, इसको भी हटाओ फिर, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या लाइए आप, 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, ठीक है, और 16 स्टेट। उन्होंने अपने हिसाब से बनाया 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो भैया उन्होंने भी जो कमेटी ने प्रपोज किया, तो भैया सब ने सोचा, थोड़ा सा जो है थोड़ा चेंजेस किया, और उसके बाद क्या आया हमारे पास, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956। तो क्या हो गया, उन्होंने बोला कि जो पार्ट ए और पार्ट बी को जो डिस्टिंक्शन जो था वो रिमूव कर दिया उन्होंने, है ना, और पार्ट सी को तो पूरी तरह से ही अबॉलिश कर दिया। पार्ट ए और पार्ट बी को हल्का हल्का उन्होंने चेंज कर दिया, और पार्ट सी को पूरी तरह से ही अबॉलिश कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से बन गए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। और ये कब हुआ था, नवंबर 1, 1956 को। तो अब ये देखो, ये सारे जो है क्या क्या चेंजेस आए ये मैंने लिखे हुए हैं। देखो, त्रवंकोर कोचीन स्टेट और मलाबार डिस्ट्रिक्ट स्टेट, और जो है कबरगोड ऑफ साउथ कन्नड़ा यानी कि दक्षिण कन्नड़ा, इन तीनों को मिला के एक कर दिया, ठीक, इन तीनों को मिला के एक कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद और आंध्र स्टेट जो था, तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद और आंध्र स्टेट को उन्होंने एक करके क्या बना दिया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को एक करके क्या बनाया, मध्य प्रदेश। फिर सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट को क्या मिला के क्या बना दिया, बॉम्बे स्टेट। फिर ऐसे ही कुर्ग स्टेट और मैसूर स्टेट को एक साथ कर दिया। पटियाला और ईस्ट पंजाब यूनियन, जिसको पेप्सू बोलते थे,
उसको टोटल मिला के क्या बोल दिया, पंजाब कर दिया। अजमेर और राजस्थान, मतलब अजमेर को था उसको राजस्थान में मिला दिया, ठीक है, अजमेर को राजस्थान में मिला दिया। और नई टेरिटरी 3 कौन सी बनाई, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी आइलैंड, ठीक है। ये देखो ये इतनी सारे चेंजेस आ गए, इतने सारे चेंजेस आ गए। और ऐसा करके हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, उसको डिटेल में हमें पढ़ना है। ओके।